हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। चैप्टर का नाम है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप फुल वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लंबी चौड़ी वीडियो मिल जाएगी। फुल चैप्टर की वीडियो इसी में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स या विशेषताएँ क्या हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है टैक्स रेवेन्यू एंड नेशनल इनकम रेशो, कि जो नेशनल इनकम है उसका कितना परसेंट टैक्स से आता है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इन इंडिया टैक्स इनकम रेशो हैज़ बीन ऑन इंक्रीज, तो लगातार टैक्स इनकम की रेशो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इट क्लियरली शोज दैट टैक्स एफर्ट्स आर बीइंग परस्यूड विग्रसली। इससे ये भी पता लगता है कि जो टैक्स सरकार जो है टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मार रही है। इन 1950-51 barely 6.4% ऑफ द नेशनल इनकम वॉज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो अगर 1950-51 के डाटा के हिसाब से चलें तो जितना भी नेशनल इनकम था उसका 6.4% ही सरकार टैक्स इकट्ठा कर पाई थी। बट इन 2019-2020 रेशियो ऑफ टैक्स रिसीट्स टू जीडीपी वॉज 17.4%, जो कि काफ़ी कई गुना हो चुका है। इंक्रीज इन द टैक्स इनकम रेशियो हैज़ नॉट बीन सडन, ये एकदम से नहीं बढ़ा, आस्ता बढ़ा है। ठीक है, कितने साल तो हो गए देश को आज़ाद हुए। इट हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग, लगातार फ्लक्चुएट करता जा रहा है। थोड़ा डाटा बताता हूँ। In the first 20 years, this ratio almost doubled. That is, it increased from 6.4% to 11.5%. तो पहले 20 साल में तो देश के आज़ाद होने के बाद तो ये डबल हो गई। In the next 49 years, that is from year 1970-71 to 2019-2020, this ratio increased from 11.5% to 17.4%. तो देखा जाए तो इतनी भी इंक्रीज़ नहीं हुई, मगर अगर ओवरऑल देखें तो कई गुना बढ़ गई है। एज अगेंस्ट द डेवलप कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की हैं उसमें क्या होता है, टैक्स बर्डन इन इंडिया इज़ नॉट मच। तो इंडिया में अभी भी इतने टैक्स नहीं है जितना डेवलप कंट्रीज़ में है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन ऑफ taxes of gross national product of Britain is 30% है ब्रिटेन में, of USA 23%, of Japan is 23%, and of Canada it is 19%. But keeping in view low disposable income, it can also be said that tax burden is not very low. अब इन कंट्रीज़ में इतना टैक्स है, मगर इन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम भी तो हाई है, समझ की बात। मगर इंडिया में पर कैपिटा इनकम भी तो काफ़ी ज़्यादा लो मानी जाती है। ऊपर से अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं भी देते तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम का 40 to 45% टैक्स देने में ही चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हो, ब्रेड खरीदने जाते हो, बिस्किट खरीदने जाते हो, कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, कार की इंश्योरेंस लेने जाते हो, तो उस पर कहीं ना कहीं टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया में क्या है, मल्टीपल टैक्सेशन, मतलब एक से ज़्यादा टैक्स लगते हैं। अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज़ फाउंड इन इंडियन इकॉनमी में डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। इट इंक्लूड्स मैनी डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एट्सेट्रा, एंड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एट्सेट्रा। तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। दस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ अ मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। फ्रॉम 1st July 2017, government has introduced GST in place of various types of indirect taxes. तो 2017 1 जुलाई के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कई टाइप के थे उनको क्लब करके ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस को GST के अंडर लेके आए। ठीक है, तो इंडियन जो टैक्सेशन सिस्टम है ये एक मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है जिसमें काफ़ी टाइप के टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। नेक्स्ट आ जाता है शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। Earlier there was predominance of indirect taxes in the Indian taxation system. पुराने टाइम की अगर बात करें तो indirect taxes का काफ़ी ज़्यादा contribution होता था, dominance होती थी। The importance of excise duty is highest among the indirect taxes. जो excise duty है उसकी जो importance है वो indirect taxes में सबसे ज़्यादा है। In 1950-51
Of the total tax proceeds of the government, 36.8% was contributed by direct taxes and 63.2% of indirect taxes. तो ये 1950-51 के डाटे के हिसाब से. But in 2019-2020, the share of direct taxes in total tax proceeds of the central government was कितना हो गया? डायरेक्ट टैक्सेस का कितना हो गया? ध्यान से देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस पहले कितने थे? 36.8% और अब बढ़ के 52.3% हो गए. एंड दैट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस का कितना रह गया? 47.7%, जो कि पहले कितना था? 63.2%. द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ अबाउट 70%. तो अगर हम बाकी डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं तो उसमें जो शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का टोटल टैक्स में, वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है. ठीक है, माना क्या जाता है ही है. नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ऑन अ फ्यू सिलेक्टेड टैक्सेस. तो जो पूरा का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है वो फ्यू सिलेक्टेड टैक्सेस से उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है. तो ये भी एक मेन फीचर है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का. ऑल्दो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव लेविड मैनी टैक्सेस, कई टाइप के टैक्सेस लगाए हुए हैं. येट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू ओनली फ्यू टैक्सेस आर इंपॉर्टेंट. तो कुछ टैक्सेस से ही सरकार को बल्क में पैसा आता है. अमंग द डायरेक्ट टैक्सेस कॉर्पोरेशन टैक्सेस या कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स ही माना जाता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट्स, लैंड रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स. तो अगर स्टेट्स के हिसाब से चलें तो वहाँ पे लैंड रेवेन्यू ही सबसे मेन टैक्स माना जाता है. अमंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस yielding maximum revenue are union excise duty, कस्टम ड्यूटी एंड सेंट्रल जीएसटी जिसको सीजीएसटी कहा जाता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट जीएसटी जिसको एसजीएसटी कहा जाता है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो बेसिकली ये बताया हुआ है कि जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी. और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स का और कॉरपोरेशन टैक्स का है. इसी से काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स की क्वांटिटी है वो इकट्ठी की जा रही है. नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस. तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम क्या है? काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें लगातार इनकम जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है. रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज पर्सन्स विद लो इनकम आर टैक्स्ड एट लो रेट्स एंड दोज विद हाई इनकम्स आर टैक्स्ड एट हाई रेट्स. जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी उसको टैक्स रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा और जिसकी तनख्वाह कम होगी उसको टैक्स रेट कम देना पड़ेगा. लाइकवाइज सम इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज जीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन to some extent. कैसे? goods consumed by low income group are either exempted from taxes or are taxed at low rates. तो वो goods जो commonly use है, necessities वगैरह हैं, उनके ऊपर काफ़ी low rate of GST वगैरह indirect taxes लगे हुए हैं, बट जो luxury goods हैं उन पे ज़्यादा जो है GST का रेट लगा हुआ है. On the other hand, luxury goods or goods consumed by high income group are burdened with high rate of taxes. उन पे काफ़ी high taxes लगाए हुए हैं. Thus, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ प्रोग्रेसिव टू सम एक्सटेंट. तो इंडियन प्रोग्रेसिव सिस्टम जो है, जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है. अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाता है, ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स, और गरीबों पे कम लगाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लेस कवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट. इन इंडिया वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर बर्डनड विद टैक्स. काफ़ी कम लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस देने वाले तो ऑलमोस्ट सारे हैं. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स. ज़्यादातर लोग जो है डायरेक्ट टैक्सेस दे ही नहीं रहे, एग्जम्प्टेड है क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन पेज इनकम टैक्स. सिर्फ 5% के आसपास लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, बाकी तो इनकम टैक्स की ब्रैकेट में ही नहीं आ रहे. दस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड. तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी. ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आर नॉट सो एफिशिएंट. वो ऑफिशियल्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को इकट्ठा करें, वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे. सो पीपल सक्सीड इन इवेडिंग द टैक्स. तो टैक्स को चोरी करने में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग कामयाब हो जाते हैं. दे ईदर डू नॉट पे एनी टैक्स और पे मच लेस देन द एक्चुअल टैक्स ड्यू. तो या तो वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, इनकम अपनी लो शो कर देते हैं, या फिर जितना बनता है उतना टैक्स नहीं देते. सच अनस्क्रप्लस जो ऐसा लोगों का बिहेवियर है, लोगों का सबमिट क्या
फॉल्स अकाउंट्स को सबमिट कराना अथॉरिटीज़ को एंड सक्सीड इन मैनिपुलेटिंग थिंग्स इन सच अ मैनर एज टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी टू द मिनिमम। तो बेसिकली वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दे के हमने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा कर करके वो अपनी इनकम्स को नीचे ले आते हैं और प्रॉफिट्स को नीचे ले आते हैं ताकि उनको कम से कम इनकम देनी पड़े। क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बजाय इसके कि टैक्स दे 1 करोड़ की गाड़ी ले आएगी कंपनी के नाम पे। तो जब गाड़ी ले आई कंपनी के नाम पे और फिर प्रॉफिट तो शो ही नहीं हुआ, तो टैक्स किस बात का देना, ठीक है। इन 2006-2007 एस्टिमेटेड ब्लैक मनी इन इंडिया वाज 25 लाख करोड़। इतना जो था वो ब्लैक मनी एस्टिमेट किया गया था। इफ़ टैक्स रेट इज़ टेकन एट 30% देन इट मीन्स दैट ₹7,50,000 करोड़ टैक्स विल बी इवेडेड ऑन दिस ब्लैक मनी। तो एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। तो ब्लैक मनी को टाइम टू टाइम ख़त्म करने की सरकारें कोशिश करती हैं मगर हो नहीं पाता, चाहे कोई भी कंट्री हो। इवन अमेरिका में ख़त्म नहीं कर पाई। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इकोनॉमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन इकोनॉमिकल, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट इकोनॉमिकल। कैसे? न्यू टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी एट्सेट्रा डू नॉट यील्ड मच रेवेन्यू। इनसे इतना ज़्यादा पैसा आ ही नहीं पा रहा, सरकार इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही। एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच। इन टाइप के जो टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करना महंगा है और जो कलेक्शन होके आती है वो कम आती है। समझ की बात, इसलिए अनइकोनॉमिकल पड़ जाते हैं कई टाइप के टैक्सेस। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। हमें हर एक बंदे को अगर करना है, कोई ना कोई टैक्स फाइल करना है या टैक्स देना है, तो सीए की मदद लेनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन टैक्सेशन लॉज एंड डिफेक्टिव टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट परमिट द टैक्स पेयर्स एंड द टैक्स अथॉरिटीज़ टू राइटली कॉम्प्रीहेंड देयर रिस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली इतना ज़्यादा उलझा हुआ टैक्सेशन सिस्टम है जिससे कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी मुश्किल आती है और जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके भी हाथ बंधे हुए रह जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और इस कॉम्प्लिकेशन को आसान बनाने के लिए सरकारें टाइम टू टाइम स्टेप्स लेती हैं मगर फिर भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, कोई इतना आसान नहीं है। हेंस दे आर प्रोन टू कमिट एनी मिस्टेक्स। तो बेसिकली मिस्टेक्स तो होनी है। कई बार हम खुद अपना ITR फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की कोशिश करते हैं मगर कोई ना कोई पंगा रह जाता है और हमें नोटिस आ जाता है। तो काफ़ी मुश्किल सिस्टम है। नेक्स्ट, मोर रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस दैन स्टेट टैक्सेस। आपको पता है जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा टैक्स इकट्ठी कर पाती है बजाय इसके कि स्टेट गवर्नमेंट के। अनदर फीचर ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ मोर रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस देन स्टेट टैक्सेस। तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हर कोई आना चाहता है क्योंकि उसके पास पैसे की पावर ज़्यादा है। इन 2019-2020 contribution of central taxes in the total tax revenue was 62.2% and that of the state is 37.8%। तो तकरीबन 62.2% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास 37.8% आता है। तो ये तो काफ़ी कम हुआ ना। नेक्स्ट, सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम सफर्स फ्रॉम सेक्टोरल इम्बैलेंसेस। सेक्टर्स में इम्बैलेंस है। कैसे? बर्डन ऑफ टैक्सेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी लाइट एज अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर्स विच आर हैविली बर्डन। तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ना के बराबर है और बाकी जो हैं उनके ऊपर टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा है। तो बाकी सेक्टर्स तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवर बर्डनड हुए ना टैक्सेस से। ऑल्दो लार्ज रिसोर्सेज आर बीइंग स्पेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, येट इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर हैज़ बीन केप्ट टू मिनिमम। सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प दी है प्लानिंग के अंडर भी और काफ़ी ज़्यादा प्लान्स भी लॉन्च किए हैं, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता एग्रीकल्चर से जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर देता है। इन 2019-2020 इनकम टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम yielded a revenue of 4,80,348 crore, whereas income tax on agriculture income yielded a very small amount of 180 crore। तो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पा रही है सरकार इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और एग्रीकल्चर से ना के बराबर कर पा रही है। तो फिर तो ये अनबैलेंस क्रिएट करता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशनल शिफ्ट इन टैक्स स्ट्रक्चर। कैसे? सिंस इंडिपेंडेंस मैनी कंपोजिशनल चेंजेस हैव टेकन प्लेस in Indian taxation structure such as कौन कौन से? In case of tax
on income, revenue from corporation tax, that is tax on the income of the companies, has been rising more than individual tax. तो इनकम टैक्स से ज़्यादा जो है कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। मगर करंटली अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेशन टैक्स का जो रेट है वो कम है, और इंडिविजुअल टैक्सेस जो हैं, जो इंडिविजुअल इंसान जो टैक्स दे रहा है वो 30% 40% में भी चला जाता है, ठीक है। In 2019-2020, revenue earned from corporation tax was 5,56,876 crore, whereas the revenue from individual income tax was rupees 4,80,348 crore. तो इंडिविजुअल से कम टैक्स आया और कॉर्पोरेट टैक्सेस जो कॉर्पोरेशन हैं उनसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर पाए। नेक्स्ट बी पॉइंट आ जाता है, शेयर ऑफ जीएसटी इन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स हैज़ बीन राइजिंग। तो जीएसटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जीएसटी की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन 1950-51 स्टेट्स अर्नड फ्रॉम सेल्स टैक्स just 20% of the total tax revenue, but in 2004-2005 share of sales tax in the total tax revenue increased to 43%. जब देश आज़ाद हुआ था तकरीबन 20% के आसपास सेल्स टैक्स से इकट्ठा कर पा रहे थे, और अब बढ़ के 43% हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 सेल्स टैक्स वॉज रिप्लेस्ड बाय वैट, वैल्यू एडेड टैक्स से रिप्लेस हो गया सेल्स टैक्स। फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एक्सेप्ट अ फ्यू प्रोडक्ट्स वैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली जीएसटी से वैट को रिप्लेस कर दिया गया है और इक्का दुक्का में रह गया है वैट। In 2019-2020 collection of GST was 9,44,414 करोड़। तो GST का या इनडायरेक्ट टैक्सेस का लगातार बढ़ना ये दिखा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी फ्लरिश कर रही है हमारी इकोनॉमी में। इन द ईयर्स टू कम द रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी विल इंक्रीज। तो जीएसटी से रेवेन्यू टाइम टू टाइम बढ़ता ही रहेगा। तो अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज़ अ फेडरल टैक्सेशन सिस्टम। फेडरल है, सेंटर की भी पावर है, स्टेट की भी पावर्स हैं कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में, इन विच टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर है जो टैक्स को इकट्ठा करने की, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कम पावर्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊँगा डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। टेक केयर, बाय बाय।